हाउस होल्ड्स के पास जितना भी पैसा है उसको पर्सनल इनकम बोला जाता है। हाउस होल्ड्स अर्न, एंड आप लोग को कल की क्लास में इनकम के बारे में बोला गया था, इनकम कैन बी ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। एक कैटेगराइजेशन उसका ये है कि आप उसको किस वे में इनकम को अर्न कर रहे हो। इट कैन बी अ ट्रांसफर इनकम और इट कैन बी अ फैक्टर इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ये चीज भी बोला गया था, व्हेनेवर वी फाइंड आउट नेशनल इनकम वी ओनली कंसीडर फैक्टर इनकम्स। ट्रांसफर इनकम्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते। व्हाई? बिकॉज ट्रांसफर इनकम की वजह से कुछ भी करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट नहीं करता। ये डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास। आर वी क्लियर सो फार? ना किसी को डाउट है यहाँ पे कि सर याद नहीं आ रहा? फैक्टर इनकम किसको बोला जाता है? अगर आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो अगर मैं किसी भी इंसान को ये चार में से कुछ भी सामान दे रहा हूँ, उसके बदले अगर वो मेरे को इनकम दे रहा है, फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल क्या होता है? पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सारा अगर मेरे को कुछ भी इनकम मिल रहा है, उसके बदले मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ता। दैट इज वाई इसको ट्रांसफर इनकम बोला जाता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो दो महान इंसान के बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे, साइमन एंड रिचर्ड, ठीक है, तो इन दोनों का ये मानना था कि भैया ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर इनकम के बदले कुछ भी नया गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो नेशनल इनकम में ये चीज था। जब हम लोग पर्सनल इनकम के बारे में बात करेंगे, मतलब हाउस होल्ड कितना पैसा रिसीव कर रहा है कोई भी एरिया से, तो इट इंक्लूड्स ट्रांसफर इनकम। आई होप आई एम क्लियर। पर्सनल इनकम मतलब एक हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेस कितना पैसा रिसीव कर रहा है, हम लोग को उससे मतलब है। एक हाउस होल्ड के हाथ में कितना पैसा है जिसको वो डिस्पोजेबल इनकम की तरह यूज करे, दैट इज व्हाट वी आर कंसर्न विद। सो मूविंग फॉरवर्ड टू फॉर्मूला फॉर पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम को शॉर्ट में मैं पीआई लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे जाके हम लोग प्राइवेट इनकम पढ़ेंगे तो वहां भी पीआई लिखा जाएगा, ठीक है। सो पर्सनल इनकम हम लोग निकाल सकते हैं। नेशनल इनकम में बुक में पेज नंबर 6.11 में दो फॉर्मूलाज दिया हुआ है, उसको था ब्रेक डाउन करने का कोशिश किया जा रहा है। नेशनल इनकम में इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, इसको ऐड कर देंगे, और सब्सट्रैक्ट कर देंगे इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ध्यान से देखोगे तो काफी लॉजिकल है। लॉजिकल इन द सेंस, नेशनल इनकम में दुनिया भर के जितने भी सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, सबका इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो आप उस नेशनल इनकम में वो सारी चीजों को ऐड कर रहे हो जो कि हाउस होल्ड के लिए रिसीव्ड है लेकिन वो लोग अर्न नहीं किया, मतलब दिस टॉक्स अबाउट ट्रांसफर इनकम। डू आई मेक सेंस? इनकम दैट हैज बीन रिसीव्ड लेकिन इसको अर्न नहीं किया गया, ट्रांसफर इनकम को अर्न नहीं किया जाता, ठीक है। अच्छा, इसमें से आप ये सारे फिगर्स को माइनस कर दोगे जो कि टोटल नेशनल इनकम में अर्न किया गया लेकिन हाउस होल्ड्स उसको रिसीव नहीं किया, मतलब फर्म जो कुछ भी कमा रहा है, गवर्नमेंट जो कुछ भी कमा रहा है, फॉरेन सेक्टर जो कुछ भी कमा रहा है, तो बाकी बाकी प्राइवेट प्राइवेट अदर देन हाउस होल्ड जितना भी है उसको आप माइनस कर रहे हो। ये सारे इनकम्स को अर्न किया गया बट हाउस होल्ड हैज नॉट रिसीव्ड इट, ये इसके पीछे का। नेशनल इनकम में जनरली चार अलग अलग सेक्टर्स को आप इंक्लूड करते हो नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए। आप हाउस होल्ड को इंक्लूड करते हो, आप फर्म्स को इंक्लूड करते हो, आप गवर्नमेंट को इंक्लूड करते हो, आप फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करते हो। सर इंक्लूड करने का मतलब क्या है? हाउस होल्ड साल भर में जितना भी पैसा कमा रहा है, गवर्नमेंट साल भर में जितना भी पैसा कमा रहा है, फर्म्स जितना भी पैसा कमा रहे हैं, फॉरेन सेक्टर जितना भी पैसा कमा रहा है, ये चारों को मिला के नेशनल इनकम बनता है। हम लोग इंटरेस्टेड हैं पर्सनल इनकम को निकालने में। पर्सनल इनकम में आप सिर्फ हाउस होल्ड के बारे में बात करते हो, या फिर आप उन सारे फर्म्स के बारे में बात करते हो जो कि हाउस होल्ड को सर्व कर रहे हैं, जो कि नॉन प्रॉफिट है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा शेयर है, इसके लिए उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। बट मोस्टली यू आर टॉकिंग अबाउट हाउस होल्ड्स कितना पैसा अर्न कर रहा है। तो एक तरीका ये है कि ये जो नेशनल इनकम है, इसमें आप एक काम करिए सर, सारे ट्रांसफर इनकम्स को ऐड कर दीजिए। डू आई मेक सेंस? ठीक है, तो पहला कंपोनेंट जो है ये वही है, प्लस इनकम रिसीव्ड, ये वो सारे इनकम्स है जो कि हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है, जिसको हाउस होल्ड अर्न नहीं किया। ट्रांसफर इनकम को अर्न नहीं किया जाता। तो अगर मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहा हूँ, वो मेरे को 500 रुपए दे रहे हैं, वो इनकम, वो जो 500 रुपए उसको मैं अर्न नहीं किया, दैट इज समथिंग आई हैव रिसीव्ड। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, फिर यहाँ पे वो सारे इनकम्स को आप माइनस कर दीजिए जो कि अर्न किया गया है लेकिन हाउस होल्ड्स के द्वारा रिसीव नहीं किया गया। हाउस होल्ड्स के द्वारा रिसीव ये पैसा नहीं किया गया, ये पैसा नहीं किया गया, ये पैसा नहीं किया गया, तो ये तीनों को माइनस कर दीजिए। इज इट क्लियर? दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। जहां कहीं भी कुछ फॉर्मूला के पीछे का कुछ लॉजिक आप लोग को समझा पाऊंगा मैं, वहां पे वही चीज कोशिश रहेगा, ठीक है। और अब आप लोग सेकंड वाले फॉर्मूला को देखिए। सो दैट वाज पर्सनल इनकम।
Let's talk about disposable personal income. Income after paying taxes. ठीक है. लेट्स से आप लोग आफ्टर यू कंप्लीट योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप लोग का कोई एक अच्छे से कंपनी में जॉब लग जाता है एंड योर सैलरी 20 लाख पर ईयर. ठीक है. अच्छा, क्या 20 का 20 लाख आप खर्च कर सकते हो? कंपनी आपको 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ रहा है हर साल में एक बार 1 जनवरी को, क्या पूरा का पूरा अमाउंट आप खर्च कर सकते हो? व्हाई नॉट? ठीक है. आपको कुछ एक कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा. टैक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, टैक्स एक पेमेंट है जो कि कंपलसरी है. इफ यू आर अर्निंग यू हैव टू पे, यू कैन नॉट एस्केप इट. तो कंपलसरी टैक्स आप पे कर लिए, लेट्स से 3 लाख का, आपके पास 17 लाख जो बचा, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम. दिस 20 लाख वॉज जस्ट योर इनकम. 17 लाख इज योर डिस्पोजेबल इनकम, द इनकम दैट यू कैन स्पेंड इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट. पूरा का पूरा 20 लाख को आप खर्च नहीं कर सकते. गवर्नमेंट को मैंडेटरी आपको टैक्स देना पड़ेगा. उसके बाद आपके पास जो भी पैसा बचता है यू कैन यूज इट इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट. अभी क्लियर? सो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कैसे निकलेगा? जो पर्सनल इनकम हम लोग निकाले उसमें से सारे टैक्स कंपोनेंट्स को माइनस कर दो. कुछ भी पर्सनल इनकम टैक्स है उसको माइनस कर दिया जाएगा. कुछ भी नॉन टैक्स पेमेंट्स है उसको माइनस कर दिया जाएगा. नॉन टैक्स पेमेंट्स जैसे कि फाइन्स, पेनल्टीज, कोर्ट फीस, लाइसेंस फीस, ये सारे नॉन टैक्स पेमेंट्स है. मोटा मोटी गवर्नमेंट को जितना पैसा आप ओ करते हो वो सारा पैसा को माइनस कर दो, यू विल बी लेफ्ट विद डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम. लेट अस टॉक अबाउट नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. इसके बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं है तो हम लोग भी डिस्कस नहीं करेंगे. कुछ भी नहीं दिया हुआ इसके बारे में. फिर आता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. व्हाट इज सीएफसी एनीवन? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. व्हाट इज दैट? डेप्रिसिएशन का एक अलग नाम. डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात करते हैं. डोमेस्टिक इनकम में जो कुछ भी कंपोनेंट है ना उसको ये लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए. एक जो कुछ भी इनकम पब्लिक सेक्टर को हो रहा है, दूसरा जो कुछ भी इनकम प्राइवेट सेक्टर को हो रहा है. ठीक है. पब्लिक सेक्टर को जो इनकम, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बारे में बात किया जा रहा है. गवर्नमेंट के पास जो कुछ भी इनकम है उसको बोला है कि यहाँ पे इंक्लूड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज. अगेन काफी लॉजिकल है. डोमेस्टिक इनकम जो कुछ भी है, जैसे भी हम लोग अगर आप निकाले हो 1000 आ रहा है तो बोला गया कि भैया 1000 में ना बेसिकली देयर आर टू कैटेगरीज, या तो प्राइवेट सेक्टर है या तो पब्लिक सेक्टर है. यहाँ पे वही 2 पॉइंट दिया हुआ है. तो पब्लिक सेक्टर के बारे में सबसे पहले डिस्कशन हो रहा है. पब्लिक सेक्टर में कौन कौन है? यहाँ पे गवर्नमेंट को जितना भी इनकम हो रहा है फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर जितना भी नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज का सेविंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग, ये दो चीज को ऐड कर लो. अगर आपको प्राइवेट सेक्टर के लिए निकालना है तो आप एनडीपीएफसी में से गवर्नमेंट के कंपोनेंट्स को माइनस कर दो, व्हिच इज अगेन क्वाइट लॉजिकल. बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोगों को पता है? अगर आप मैथमेटिकली सोचोगे, बोला टोटल में अगर 1000 है, यहाँ पे x है तो यहाँ कितना होगा? 1000 माइनस एक्स. यहाँ पे वही चीज किया है. तो बोला कि पब्लिक सेक्टर को कितना इनकम होगा, ये दो कंपोनेंट्स को ऐड कर दो. प्राइवेट सेक्टर को कितना इनकम होगा, वो टोटल में से वो दो को माइनस कर दो. अभी लेट अस टॉक अबाउट प्राइवेट इनकम. अगेन अगर कंपोनेंट्स को आप देखोगे ना तो प्राइवेट इनकम मतलब फर्म के बारे में बात किया जा रहा है. तो फर्म कितना पैसा कमा रहा है वो तो ये वाला कंपोनेंट है. एनफीफा बाहर से क्या पैसा मिल रहा है. नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, गवर्नमेंट अगर फर्म से कुछ बोरो करता है उसके बदले गवर्नमेंट फर्म्स को कुछ इंटरेस्ट पे करता है, उसको इंटरेस्ट हम लोग नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट बोलते हैं. ठीक है. इसको लेकर आप लोग के मन में कुछ सवाल आ सकता है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. उसका करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट फर्म्स को कुछ हेल्प कर रहा है तो दैट इज अ ट्रांसफर. ठीक है. गवर्नमेंट अगर फर्म को हेल्प कर रहा है कि आप कहीं और पर फैक्ट्री सेटअप करिए, फॉर दैट वी विल गिव यू 100 करोड़ रुपीज ग्रांट, दैट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट. एंड अगर बाहर के देशों से कहीं से कुछ ट्रांसफर आ रहा है वो भी उसको ऐड किया जा रहा है. ठीक है. नहीं, गवर्नमेंट तो हम लोग से भी लोन लेता है. यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट लोन टू द गवर्नमेंट. आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लो, दैट मीन्स आपने गवर्नमेंट को लोन दिया. नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट मतलब एक फर्म
गवर्नमेंट को कुछ लोन अगर दे रहा है, उसके बदले गवर्नमेंट जो फर्म को इंटरेस्ट पे करता है, दैट इज नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, एक अलग नाम है। ठीक है? आपके मन में ये डाउट होना चाहिए कि सर इंटरेस्ट तो एक प्रकार का फैक्टर इनकम होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल के बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट क्योंकि आपका एक फैक्टर इनकम है तो वो यहीं पर आ जाना चाहिए था ना, आपने उसको अलग से क्यों लिखा है? आई होप आप लोग को मेरा क्वेश्चन दिख रहा है, आपके मन में ये एक सवाल आना चाहिए था कि सर आपने जो ऊपर आपने यहाँ पे इन टोटल 1 2 3 4 5 5 कंपोनेंट्स को बोला है कि 5 कंपोनेंट्स को ऐड करने से आपको प्राइवेट इनकम मिल जाना चाहिए। सबसे पहला वाला कंपोनेंट जो कि हम लोग नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम के कैलकुलेशन में भी लेते हैं, ऑल द फैक्टर इनकम्स। अगर इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट इज समथिंग यू रिसीव बाय गिविंग कैपिटल, एंड इंटरेस्ट फॉर यू शुड बी अ फैक्टर इनकम। तो इंटरेस्ट तो ऑलरेडी ये पहले वाले कंपोनेंट में आ जाना चाहिए, फैक्टर इनकम यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, तो आपने इसको यहाँ पे अलग से क्यों लिखा? एनीवन हु कैन आंसर दैट क्वेश्चन फॉर मी? आई होप मेरा क्वेश्चन समझ में आया। अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे प्राइवेट इनकम ही निकाला जा रहा है। प्राइवेट इनकम मतलब प्राइवेट सेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर कितना भी पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के बारे में अगर आपको एक चीज मैं बताऊं ना, कोई भी इंसान, इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट, कोई भी अगर लोन लेता है, कैपिटल लेता है, दो ही पर्पस के लिए ले सकता है। इट कैन ईदर बी अ प्रोडक्टिव पर्पस और इट कैन ईदर बी अ नॉन प्रोडक्टिव पर्पस, जिसको कंजम्पशन पर्पस भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो रिचर्ड और साइमन है, ये लोग जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग का इजाद कर रहे थे, उस समय इनका ये मानना था कि जो नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के बदले अगर कोई हम लोग को इंटरेस्ट पे कर रहा है, उसको आप इंक्लूड मत करो। उनका यही चीज मानना था। तो ये अज्यूम करके चला जाता है कि गवर्नमेंट जब कभी भी नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट दे रहा है, दैट इज फॉर द लोन विच वाज टेकन फॉर द कंजम्पशन पर्पस, एंड क्योंकि वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया गया था तो उसको यहाँ पे शो नहीं किया गया। समझ, ये था इसके बारे में। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एंड आई विश एवरीवन अपना बुक को बंद कर दो। अगर आपको कुछ फॉर्मूला चाहिए तो आप लोग कॉपीज में लिख रहे हो, अगर बुक में ही लिख रहे हो, बुक देखना चाहते हो तो आंसर का पोर्शन को आप लोग छुपा सकते हो, हाइड कर सकते हो। कोशिश करना आपका आंसर बाइज्ड ना हो, आप किसी और का आंसर को बाइज्ड ना करो। ठीक है, सो इलिस्ट्रेशन नंबर 5 हम लोग को दिख रहा है स्क्रीन में। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक चीज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, एंड मैं आपको इसके बारे में बोल देता हूँ। जीडीपी एमपी के वैल्यू में आपको बोल देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट वाले का वैल्यू मैं आपको बोल दे रहा हूँ। जीडीपी एमपी का वैल्यू है 4950। जीडीपी एमपी का वैल्यू है 4950। ठीक है, चलो करते हैं इसको। आप लोग को याद है लास्ट क्लास हम लोग 8 अलग अलग एग्रीगेट के बारे में पढ़े थे। आप लोग को याद है लास्ट क्लास हम लोग 8 अलग अलग एग्रीगेट्स के बारे में पढ़े थे, क्या क्या था? एक बार लिखते हैं, चलिए। जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, फिर था एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी। इसके फुल फॉर्म के बारे में हम डिस्कस नहीं किए थे। इसका फुल फॉर्म क्या है? पहला वाला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दूसरा वाला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इनमें से मेरे को जनरली क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, एक एग्रीगेट दिया हुआ रहता है, एक एग्रीगेट मिसिंग रहता है। ठीक है, लेट्स से कि मेरे को कोई एक रैंडम सा क्वेश्चन में निकालना है जीएनपी एमपी। ठीक है, ये मेरे को निकालना है और मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट्स से जीडीपी एमपी।
तो सर्कुलर फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कैसे इस चीजों को सॉल्व करने वाले हैं, लास्ट क्लास भी हम लोग सीखे थे, आज और एक बार देखने वाले हैं, ठीक है। जो कुछ भी अननोन रहता है, ये मेरा प्रैक्टिस है, बाकी टीचर्स लोग डिफर करेंगे यहाँ पे, मैं जनरली उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ। whatever is unknown, I will keep it in the left hand side, equals to whatever is known, I will keep it in the right hand side, and then I go from known to unknown. So gross से gross no change, domestic से national, domestic से national जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन फीफा को ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख दो वही चीज, ठीक है। मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जो आप लोग को मैं क्वेश्चन दिया हूँ उसका सबसे पहला पार्ट आप लोग को यही फॉर्मूला बनाना था। तो जीडीपी एमपी के वैल्यू के बारे में आपको बोला गया था 4950, और एन फीफा कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, -50. So your answer should be 4900. That is the first answer. Are we clear? क्वेश्चन हम लोग को 3 कंपोनेंट पूछा है। सबसे पहला चीज हम लोग क्या निकाल दी, जीएनपी हम लोग क्या निकाले अभी, हाँ जीएनपी एमपी को ही निकाले, एनएनपी एफसी को निकालते हैं। चलिए लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एनएनपी एफसी। जो निकालना है मेरे को उसको मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। मन में ये सवाल आता है कि सर कौन सा ले, शुड वी टेक जीएनपी एमपी और शुड वी टेक जीडीपी एमपी टू फाइंड इट आउट, कुछ भी लो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या लेना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट मी टू टेक, जीएनपी एमपी को लेता है, अभी जो हम लोग निकाले हैं उसको लेते हैं, ठीक है, जीएनपी एमपी, ठीक है। अननोन को लेफ्ट हैंड साइड, नोन को लेफ्ट राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड यू गो फ्रॉम नोन टू अननोन। ग्रॉस को नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस को नेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सर्कुलर फॉर्मूलाज को अगर आप रेफर करोगे तो माइनस डिप्रिसिएशन करना पड़ता है। नेशनल से नेशनल नो चेंज, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, -NIT। जीएनपी एमपी का वैल्यू 4900, माइनस डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 400। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अभी 5 मिनट पहले आप लोग को बताया गया था, दैट इज अनदर नेम फॉर डिप्रिसिएशन। माइनस NIT डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है 450, कितना आ जाएगा ये वैल्यू 4050। एंड फाइनली क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हम लोग को पूछा है एनएनपी एमपी निकालो, ठीक है। मैं चाहूं तो पूरा इनिशियल वाला डेटा को भी यूज कर सकता हूं, आप चाहो तो एनएनपी एफसी को भी यूज कर सकते हो। चलो पूरा इनिशियल वाले को यूज करते हैं, यूज वॉट एवर यू वांट, आंसर में आप सेम आंसर में अराइव करोगे, ठीक है। सो जीडीपी एमपी, ठीक है। ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डिप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एन फीफा, ठीक है। मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस, देयर इज नो चेंज। सो जीडीपी एमपी की जगह हम कितना लिख देंगे, जीडीपी एमपी दिया था 4950 -400, और एन फीफा कितना दिया हुआ है -50, और आप लोग का आंसर कितना आ रहा है 4500। आर वी क्लियर, ठीक है। सो लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आप लोग के सामने। गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसको ट्राई करिए। दिस इज समथिंग यू कैन डू एंटायरली ऑन योर ओन। देख लेते कैसे निकाला गया, ठीक है। सो नेशनल इनकम जो मेरे को निकालना है वो एनएनपीएफसी है। अननोन को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। अच्छा, इस वे में करने के लिए ना आपको 2 एग्रीगेट चाहिए। क्वेश्चन में ऑलरेडी एक एग्रीगेट दिया हुआ है, सबसे पहला वाला कंपोनेंट पढ़ो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में हम लोग को दिया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर फॉर्मूला क्या बोलता है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करने के लिए, -NIT, ठीक है। तो एनएनपी एमपी की जगह वैल्यू को पुट कर दो 1891, -NIT कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सबसे पहला सर आपने ये चीज क्यों किया, पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज नहीं किया था। पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे को डायरेक्टली NIT दिया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में NIT नहीं दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन को जब मैं पढ़ा मेरे को IT दिखाई दिया, मेरे को सब्सिडीज दिखाई दिया, ठीक है, करके मेरे को इसको फिर से स्प्लिट करना पड़ा। सो अगेन पुटिंग द वैल्यूज, 1891 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 175, माइनस सब्सिडीज कितना है 30, एंड फाइनली आई विल कम एट 1746। पर्सनल इनकम मतलब किसके बारे में बात किया जाता है, हाउस होल्ड के बारे में। और हम लोग पढ़ेंगे सर फिर आप एक काम करेंगे, नेशनल इनकम से बाकी सारे लोगों का सारा कंपोनेंट्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और हाउस होल्ड्स अगर कुछ भी ट्रांसफर इनकम रिसीव कर रहा है आप उसको ऐड कर दोगे।
ये चीज, और हम लोग एक या दो फॉर्मूला इसके ऊपर कुछ देर पहले हम लोग लिखे भी थे, ठीक है। ठीक है, चलो। सो नेशनल इनकम कितना है? 1746 में से हम लोग को चीजों को प्लस और माइनस करना है, उसको एनालाइज करते हैं, चीजों को प्लस और माइनस करना है 1746 में से। सो यू टेल मी दिस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये जो 45 है ये ऑलरेडी 1746 का पार्ट होगा, इसको हम लोग क्या करना है, इसको हटाना है हम लोग को, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, इसको भी हम लोग माइनस करेंगे। सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज भी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट का हो रहा है। कुछ याद है, कुछ देर पहले हम लोग डोमेस्टिक इनकम को कैटेगराइज किए थे, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर के अंदर फिर क्या कंपोनेंट्स हैं, जो कुछ भी उनका फैक्टर इनकम है और जो कुछ भी उनका सेविंग्स हो रहा है। और प्राइवेट सेक्टर हम लोग कैसे निकाले थे, डोमेस्टिक इनकम से सर ये दोनों को माइनस कर दो, कुछ वही है। तो ये 10 भी इंक्लूडेड है 1746 में, इसको भी मेरे को हटाना है। आर वी क्लियर सो फार? इज इट क्लियर? ठीक है। व्हाट अबाउट दिस सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, रिटेन्ड अर्निंग, ये भी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम का पार्ट होता है, इसको भी हम लोग को 1746 में से हटाना है। व्हाट अबाउट दिस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इसको भी मेरे को हटाना है 1746 में से, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कौन कौन सी चीजों को ऐड किया जाएगा। व्हाट अबाउट दिस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, दिस इज समथिंग, कुछ देर पहले ही मैं बोला था, हाउस होल्ड आप भी गवर्नमेंट को लोन दे सकते हो, अगर आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है, तो वी विल अज्यूम दैट ये हाउस होल्ड्स को मिल रहा है, तो दिस विल बी एडेड। What about this current transfers from government? This will be added. What about the current transfers from rest of the world? This will be added. You can argue कि सर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि ये हाउस होल्ड को मिल रहा है कि फर्म को मिल रहा है, क्योंकि आप पर्सनल इनकम निकालने जा रहे हो तो आप ये अज्यूम करके चलोगे ये हाउस होल्ड्स को मिल रहा है। अगर क्वेश्चन में मेरे को यहीं पर बोलता प्राइवेट इनकम निकालने जा रहे हो तो आप ये अज्यूम करके चलते ये सारे फर्म्स को मिल रहा है। मेरे लिए कहना इजी था क्योंकि मैं सोल्यूशन पकड़ के आप लोग को गाइड कर रहा था। आप लोग को एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक एक करके सारे कंपोनेंट्स देख, एक एक करके जाओ। मैं तो यही करूंगा, मैं पहले इसको देखता, फिर मैं इसको देखता, फिर मैं इसको देखता, इसको इसको, ये है क्या ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है कि नहीं। यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, फाइन। तो क्या ये हाउस होल्ड को मिल रहा है या किसी और को मिल रहा है? अगर ये किसी और को मिल रहा है तो उसको हटाओ, अगर ये हाउस होल्ड को मिल रहा है तो डू नथिंग, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बारे में अगर मैं आऊँ, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, ठीक है, तो ये ऑलरेडी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हाउस होल्ड को मिल रहा है, उनके लिए एक ट्रांसफर इनकम है, दिस विल बी एडेड। तो गो वन बाय वन, एग्जाम में आप लोग ऐसे का क्वेश्चन को एनकाउंटर कर सकते हो। ओनली थिंग इज दैट इतने सारे कंपोनेंट्स नहीं होंगे, शायद थोड़े कम कंपोनेंट्स हो, लेकिन ये क्वेश्चन भी 20 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि सर आपने किया क्या है, आपने, अगर आपके पास डायरेक्ट नेशनल इनकम प्रेजेंट होता तो आप 3-4 चीजों को माइनस करते, 3-4 चीजों को ऐड करते, हार्डली 20-25-30 सेकंड्स आप लोग को लगेगा। सो फ्रॉम आईसीएस पॉइंट ऑफ व्यू आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आप लोग के एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आए भी तो। सबसे पहला चीज, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मेरा यूटिलिटी का चीज नहीं है, मेरे यूटिलिटी का चीज क्या है, नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम या फिर प्राइवेट इनकम कुछ भी मैं निकालने जाऊं, नेशनल इनकम से ही मैं प्रोसीड करता हूं। तो अगर क्वेश्चन में मेरे को ये भी नहीं बोला जाता नेशनल इनकम निकालो, तब भी मैं नेशनल इनकम निकालता पर्सनल इनकम निकालने के लिए। पॉइंट नंबर 1, जब मैं नेशनल इनकम निकाल दिया सर वो 1700 कुछ आ रहा है, फिर मैं एक एक करके आइटम्स को देखूंगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यस दिस विल बी सब्सट्रैक्टेड। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, सर इसको तो हम लोग कंसिडर कर चुके हैं, इसको इग्नोर करिए अभी के लिए। सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, ये गवर्नमेंट के रिलेटेड एक आइटम है, इसको भी आप सब्सट्रैक्ट करिए। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, ये हाउस होल्ड को मिल रहा है, ट्रांसफर इनकम है, ऐड करो। करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, ऐड करो। करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐड करो। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, फर्म से रिलेटेड है, सब्सट्रैक्ट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स फर्म से रिलेटेड है, सब्सट्रैक्ट। दैट्स इट। आर वी क्लियर? फॉर्मूला भी याद रखने का जरूरत नहीं पड़ा, इफ यू आर क्लियर विथ व्हाट इज गोइंग ऑन। आगे बढ़े, एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आप लोग को अभी स्क्रीन में दिखेगा। यस, 7 थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इन द सेंस आप लोग को यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन पूछा निकालने।
अगर अगर मैं यही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता और मेरे पास एनआईटी मिसिंग होता तो क्या मैं इस फॉर्मूला से एनआईटी को निकाल पाता कि सर फिर आप एनआईटी को उस तरफ ले जाओ, एनएनपीएफसी को इधर ला दो एंड यू गॉट योरसेल्फ अ फॉर्मूला फॉर एनआईटी। ठीक, कुछ ऐसा ही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मेरे पास दो ठो एग्रीगेट दिया हुआ है, ये दो एग्रीगेट मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, मेरे को जीडीपी एमपी दिया हुआ है 1100 और मेरे को एनएनपीएफसी दिया हुआ है 850। आई विल ट्राई टू मेक अ फॉर्मूला। ठीक है, दोनों ही नोन है, मैं किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड में रख दूंगा और किसी को भी राइट हैंड साइड में रख दूंगा। ठीक है, नेट से ग्रॉस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस डिप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस एनफीफा। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए प्लस एनआईटी। ठीक है, वैल्यूज को पुट करो, 1100 इज इक्वल्स टू 850, डिप्रिसिएशन ही मिसिंग है, एनफीफा क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 और एनआईटी हम लोग को दिया हुआ है 150, और इसको जब सॉल्व करोगे डिप्रिसिएशन आ जाएगा 200। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। एक एग्रीगेट दिया हुआ है, एक एग्रीगेट मिसिंग है। ठीक है, जौन सा मिसिंग है उसको हम लोग एज अ सेफ प्रैक्टिस हमेशा उसको लिखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में। मिसिंग इज एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, और दिया हुआ है एनडीपीएफसी। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। ओके, फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक से नेशनल क्या करना पड़ेगा, एनफीफा ऐड। ठीक है, एंड यस, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस क्या करना पड़ेगा, एनआईटी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एनडीपीएफसी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 14900, एनफीफा कहीं दिया हुआ है, प्लस 80 दिया हुआ है। एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग, एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज 335 माइनस 262, और इसको जब आप फाइनली सॉल्व करोगे यू विल बी अराइविंग एट 15053। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग पूछा है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकालो। इसको निकालने के लिए हम लोग को पर्सनल इनकम से सारे टैक्स के कंपोनेंट्स को माइनस करने पड़ते हैं। ठीक है, पर्सनल इनकम पहले निकालते हैं। यहां तक हम लोग फिगर आउट कर चुके हैं। पर्सनल इनकम निकालने में शायद हम लोग को थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। ठीक है, पर्सनल इनकम हम लोग कैसे, पर्सनल इनकम का मतलब क्या है, हाउस होल्ड को कितना पैसा मिल रहा है। तो बेसिकली सर नेशनल इनकम से आप दुनिया भर की सारी चीजों को माइनस कर दो और हाउस होल्ड को जितना भी ट्रांसफर इनकम्स मिल रहा है सबको ऐड कर दो। पिछले वाले क्वेश्चन में भी कुछ यही अप्रोच था, लेकिन इसके लिए आप लोग को क्या चाहिए, इसके लिए सबसे पहला चीज हम लोग को नेशनल इनकम चाहिए। नेशनल इनकम में कुछ चीजों को माइनस किया जाएगा, कुछ चीजों को प्लस किया जाएगा। क्या नेशनल इनकम कहीं पे भी दिया हुआ है, कहीं पे भी हम लोग निकालें, निकालना पड़ेगा। नेशनल इनकम एक अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेशनल इनकम का एग्रीगेट वाला नाम क्या है, NNPFC. The closest I can see is NDPFC. ठीक है, सो NDPFC में डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनफीफा को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, आई होप मैंने सही बनाया ना। ठीक, सो एनडीपीएफसी कितना है 14900, एनफीफा कितना है 80, सो इट इज 14980। सो ये वाला जो फिगर है इसमें हम लोग को कुछ चीजों को माइनस करना है, कुछ चीजों को ऐड करना है, वही चीज मेरे को फिगर आउट करना है। आर वी क्लियर सो फार? आप लोग लिख रहे हो तो इसको लिख लो, फिर हम लोग आएंगे वापस से क्वेश्चन की तरफ टू एनालाइज किसको माइनस किया जा रहा है, किसको ऐड किया जा रहा है। ठीक है, हो गया, चलो। सो ये जो फिगर 14980 विच इज योर नेशनल इनकम, इसमें क्या क्या चीज माइनस होगा, क्या क्या चीज ऐड होगा, उसको हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन। व्हाट अबाउट दिस 150, व्हाट डू यू थिंक, ये 150 का क्या किया जाएगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू द गवर्नमेंट माइनस किया जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस 170, इसको ऐड हम लोग करने वाले हैं। व्हाट अबाउट दिस 60, ऐड होने वाला है। व्हाट अबाउट दिस 30,
ऐड हो जाएगा. व्हाट अबाउट दिस 80? नॉट रेलिवेंट फ्रॉम द फॉर्मूलाज पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी जरूरत नहीं है. व्हाट अबाउट दिस डायरेक्ट टैक्सेस? अभी भी जरूरत नहीं है, वो शायद सर आप डिस्पोजेबल इनकम निकालोगे तब आप यूज करोगे, अभी भी रेलिवेंट नहीं है. ठीक है. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस 100 विच इज डायरेक्ट टैक्स? रेलिवेंस नहीं है. सब्सिडीज रेलिवेंस नहीं है. टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस हो जाएगा. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? माइनस हो जाएगा. तो आप आइडेंटिफाई कर लिए क्या क्या चीज प्लस होगा, क्या क्या चीज माइनस होगा. ये सब चीज करके आपके पास बचेगा 14763. टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये प्रॉफिट का ही पार्ट है. आप कुछ देर पहले मेरे को आप ही बोल रहे थे सर इनकम मेथड मेरे को पता है. तो इनकम मेथड में चौथा कंपोनेंट है प्रॉफिट. ठीक है. प्रॉफिट के अंदर तीन चीजें आती है. प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड आता है, कॉर्पोरेट टैक्सेस आता है, रिटेन्ड अर्निंग आता है. तो जब आप नेशनल इनकम को निकाल रहे हो, आप ये तीनों को ऐड करके प्रॉफिट बनाते हो, फिर प्रॉफिट को जोड़ के आप नेशनल इनकम तक पहुंचते हो. तो दिस इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ द फर्म. दिस इज समथिंग नॉट दैट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द फर्म, हाउस होल्ड. इस वजह से इसको माइनस किया जा रहा है. आई होप क्लियर है. सो यू शुड बी अराइविंग एट 14763. इज इट क्लियर एवरीवन? फिर 14763 में से आप कौन सा टैक्स को माइनस करोगे? इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्यों माइनस नहीं किया जाता? अच्छा ठीक है. ये जो हम लोग मॉडल अभी डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से फर्म्स दे रहा है. ठीक. इज इट क्लियर? सो योर फाइनल आंसर विल बी 14663. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके बारे में हम लोग को डिस्कशन प्रोबेबली सबसे पहले करना चाहिए था. ठीक है. उसको डिफाइन कर लेते हैं गाइस. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसको डिफाइन कर लेते हैं. इसके बारे में कुछ डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. एक इकोनॉमी को स्मूथली फंक्शन करने के लिए तीन चीजों का जरूरत है. ये तीन चीज क्या क्या है? सबसे पहला है प्रोडक्शन फेज, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, उसके बाद होता है डिस्पोजिशन फेज. बिकॉज ये तीनों एक्टिविटीज एक दूसरे से इंटरट्वाइंड है और कंटिन्यूसली होता रहता है, करके इकोनॉमी स्मूथली चल पाता है. प्रोडक्शन फेज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? यहाँ पे जो कोई भी फैक्टर सर्विसेज इन्वॉल्व थे प्रोडक्शन सर्विसेज में, उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. प्रोडक्शन जब होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आके लगता है, तो ये चारों लोगों को पैसा मिलता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन फेज. लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट. और इन लोगों को पैसा मिलेगा तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग डिस्पोजिशन करते हैं. डिस्पोजिशन का एक और नाम होता है एक्सपेंडिचर. ये लोग क्या चीज में स्पेंड करते हैं अपना पैसा? टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. और अगर ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो अगले दिन फर्म फिर से प्रोड्यूस करता है. कोविड के समय बहुत सारा इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था. क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय दुनिया भर में प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था. अब अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों के पास इनकम नहीं आएगा. लोगों के पास इनकम नहीं आएगा तो लोग उसको खर्च नहीं करेंगे. और अगर लोग खर्च नहीं करेंगे तो अगले दिन वापस से फर्म इंसेंटिवाइज्ड फील नहीं करेगा टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. जो साइकिल है, इट्स लाइक पेंडुलम होता है ना. एक बार आप अगर उसको मोशन में डाल दो तो कंटिन्यूअसली मूव करते ही रहता है. कब तक मूव करते रहेगा? जब तक कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप उसको बंद नहीं कर रहे हो. और यहाँ पे भी सिमिलरली कुछ ऐसा ही होता है. चलते ही रहता है, चलते ही रहता है until and unless someone makes a stop. Are we clear? इसी को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. एंड स्ट्रेंजली अभी हम लोग जो नेशनल इनकम पढ़ रहे थे ना, नेशनल इनकम आप तीन अलग अलग फेजेस में निकाल सकते हो. जो तीन अलग अलग फेज है, तीनों ही जगह में आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो. नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर्कुलर फ्लो में जो तीन अलग अलग फेजेस हैं, ये तीन अलग अलग फेजेस को यूज करके यू कैन एस्टिमेट नेशनल इनकम. अगर आप प्रोडक्शन फेज में नेशनल इनकम को निकालने का कोशिश कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड. अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में नेशनल इनकम निकालने का कोशिश कर रहे हो उसको हम लोग इनकम मेथड बोलते हैं. एंड अगर आप डिस्पोजिशन फेज में नेशनल इनकम निकालने का कोशिश कर रहे हो उसको एक्सपेंडिचर मेथड बोला जाता है.
और इसका ब्यूटी यही है कि आप कोई भी मेथड को यूज करो, यू विल अराइव एट द सेम आंसर। क्योंकि 3 अलग-अलग मेथड है तो हम लोग को समझ में आ रहा होगा सर 3 अलग-अलग फॉर्मूलाज आप बताओगे, उसके अंदर अलग-अलग कुछ होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वी विल अराइव एट द सेम आंसर। दैट इज द ब्यूटी बिहाइंड नेशनल इनकम अकाउंट। एनीहाउ तीनों में एक ही आंसर निकलता है, देयर विल बी नो डिफरेंस। और अगर ये तीनों मेथड के बारे में बिफोर आई प्रोसीड इन डिटेल अबाउट दिस 3 मेथड्स, आप लोग को अगर कुछ ब्रीफ में बोला जाए तो अलग-अलग कंट्रीज में ना अलग-अलग मेथड्स को यूज किया जाता है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर इनकम मेथड को यूज किया जाता है टू फाइंड आउट नेशनल इनकम। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जनरली एक्सपेंडिचर मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके पीछे का डिफरेंस क्या है? इसके पीछे का डिफरेंस बहुत सारा रीजन है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में इनकम मेथड को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे बेटर टैक्स कॉम्प्लायंस होता है, वहाँ पे ज्यादातर लोग डेवलप्ड नेशन है, ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में है, ज्यादातर लोग गवर्नमेंट को अपना टैक्स डिक्लेयर करते हैं, गवर्नमेंट को अपना इनकम डिक्लेयर करते हैं। इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री में यहाँ पे 140 करोड़ की आबादी में कितने लोग टैक्स भरते हैं आपको पता है? कल आप लोग देखिए मुंबई में क्या हुआ, मुंबई का वो जो अंडरग्राउंड मेट्रो अभी कुछ दिनों पहले ही इनॉग्रेट हुआ था, उसका नाम भी एक्वा लाइन है, बारिश के बाद पूरा पानी से भर गया, ठीक है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस खर्चा हुआ गया, ठीक है। तो इतना जो हम लोग आसपास में इंडिया में कितने लोग टैक्स भरते हैं? लाइक प्रॉपर टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है, टैक्स फाइल करना अलग होता है, टैक्स पे करना अलग होता है, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट 1%, इट्स ऑलमोस्ट 1% इंडिया में लोग टैक्स भरते हैं। तो 140 करोड़ में से कितने लोग टैक्स भर रहे हैं? अब बोलो करीबन 1 करोड़ लोग। तो आसपास में जितना भी गवर्नमेंट का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट 1 करोड़ 2 करोड़ पीपल। देश में अगर ये फिगर बढ़ के 10 करोड़ हो जाए, 20 करोड़ हो जाए, तो देश में डेवलपमेंटल प्रोग्रेस और भी ज्यादा हो सकता है। आर वी क्लियर? सो इंडिया जैसे कंट्री में एक्सपेंडिचर मेथड को यूज किया जाता है क्योंकि लोग एक्चुअली ये जो 1 करोड़ भर रहे हैं ना, देश में बहुत सारे लोगों को टैक्स भरना चाहिए। कुछ दिन नीचे एक डिबेट भी हुआ था, रोड साइड सेलर्स जो होते हैं दे अर्न इन टेंस ऑफ लैक्स, करोड़ रुपीस भी। जो फूड स्टॉल्स होता है, जो बहुत पॉपुलर फूड जॉइंट होगा, तो करोड़ों में भी कमाता है, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट वैल्यू एडेड मेथड। इसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू एडेड हम लोग निकालते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये जो सेल्स है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये जो चेंज इन स्टॉक है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये जो वैल्यू एडेड है, इसका भी एक एग्रीगेट वाला नाम है, और वो एग्रीगेट वाला नाम है GVAMP, which stands for gross value added at market price। सो हर एक फर्म कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करता है, हर एक फर्म का कुछ ना कुछ GVAMP रहता है। तो जितने भी फर्म्स हैं, अगर आप सबके GVAMP को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? GDPMP। और मैं क्या चीज में इंटरेस्टेड हूँ? नेशनल इनकम निकालने में। तो NNPFC यहाँ से कैसे आ जाएगा? फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करके। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एनफीफा एंड माइनस NIT। एंड दिस इज हाउ वी कैन एस्टिमेट नेशनल इनकम यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब मैं जो कुछ भी सामान बेच रहा हूँ, कितने रुपए का बेच रहा हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर स्पेस है ना, एक और चीज को ऐड कर दो, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन।
नहीं, अपना चावल खुद खा रहे नहीं हम। तो अगर लेट्स से मेरे फैक्ट्री में मैं ऐसे का 100 बॉटल प्रोड्यूस किया, वाटर बॉटल, तो इनमें से मैं 20 बॉटल को बेच पाया, ठीक है, 50 बॉटल अनसोल्ड है, और 30 बॉटल मैं खुद ही ला दिया चैरिटी वर्क करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। चैरिटी वर्क भी कर सकता हूँ, घर पे भी यूज कर सकता हूँ, कुछ भी। दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सो इन टोटल मेरा आउटपुट कितना है? 100 बॉटल्स का। यहाँ पे वो आउटपुट के बारे में बात किया जाए। आपके आउटपुट को आप या तीन ही चीज कर सकते हो, या तो आप उसको बेचोगे, या तो आप उसको अपने गोडाउन में रखोगे, या तो आप उसको खुद ही यूज करोगे। एक रैशनल प्रोड्यूसर तो यही करेगा। आप बोलोगे सर आप उसको फेंक दोगे, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन रैशनल प्रोड्यूसर वो नहीं करेगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, बुक को रेफर मत करना। यस, वैल्यू एडेड के ऊपर ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम देखें कि एनएनपीएफसी कैसे निकाला जाता है। वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स कितना दिया हुआ? सेल्स दिया है 700। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 400 माइनस 500, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये आ गया आप लोग का क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली मेरे को दे रखा है 350, तो ये दोनों कर दोगे आप लोग का कितना आ जाएगा? जीवीएमपी 250। 250 जो आया वो आप लोग का जीवीएमपी है, दैट इज वैल्यू एडेड, ठीक है। अब वैल्यू एडेड को अगर हम लोग को नेशनल इनकम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू एडेड इज नथिंग बट योर जीडीपी एमपी, एंड जीडीपी एमपी में आप डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करते हो, एनफीफा को ऐड करते हो, एनआईटी को सब्सट्रैक्ट करते हो टू अराइव एट एनएनपीएफसी, एंड फाइनली यू विल अराइव एट अ वैल्यू ऑफ 70 करोड्स। आर वी क्लियर? आंसर विल बी 7070 करोड्स। आते हैं इनकम मेथड की तरफ, ठीक है। आप लोग को पहले भी बोला गया था, हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट करने का कोशिश, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप लोग को पहले भी बोला गया था, हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट करने का कोशिश कर रहे हैं नेशनल इनकम। पॉइंट नंबर 1, नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम्स को कंसिडर किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। फैक्टर इनकम्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जनरली 4 टाइप के फैक्टर इनकम होते हैं। एक तो हम लोग का होता है लैंड के बदले रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। लेबर के बदले हम लोग का होता है वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। देन हम लोग का कैपिटल के बदले होता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके रेडियंट क्लासेस में क्लासेस ले रहा हूँ, उसके बदले अगर मेरे को कुछ भी पैसा मिल रहा है, दैट विल बी अ फैक्टर इनकम। आप बोल सकते हैं इन चारों कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी को बिलोंग करेगा? कैटेगरी नंबर 2, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। अगर मैं किसी स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ा रहा हूँ, वहां पे अगर मेरे को कुछ मिल रहा है, दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने घर पे क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, मेरे को अगर कुछ भी मिलता है, तो वहां पे भी आप लोग शायद बोलोगे 2 भी है, वहां पे आप बोलोगे 4 है प्रॉफिट। लेकिन कुछ कुछ पैसा का कंपोनेंट ऐसा होता होगा जो रेंट के लिए होता होगा, समझ में आ रहा है? सो फॉर अ पर्सन कुछ इनकम ऐसा भी हो सकता है जिसको आप प्योरली नहीं बोल सकते सर वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, कि 2 को बिलोंग करता है, 3 को बिलोंग करता है, या 4 को बिलोंग करता है। इसके लिए हम लोग एक फिफ्थ कैटेगरी भी निकालते हैं जिसको हम लोग मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। तो जो कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग है, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। इफ वी टॉक अबाउट सोनी सर यहाँ पे एज अ फैकल्टी भी काम करते हैं, सोनी सर यहाँ पे एज अ ओनर भी काम करते हैं। एज अ फैकल्टी उनको वेजेस एंड सैलरीज मिलता है, एज अ ओनर वो प्रॉफिट अपने साथ घर लेकर जाते हैं, वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टर भी है तो उनको इसके बदले इंटरेस्ट मिलता है। यू कैन नॉट कैटेगराइज कि सोनी सर अगर हर महीने घर में इतना प्रॉफिट लेकर जा रहे हैं, इतना पैसा लेकर जा रहे हैं, इज इट प्योरली अ प्रॉफिट? नो। इज इट प्योरली अ वेजेस एंड सैलरीज? नो। बट इफ आई टेक होम सम मनी फ्रॉम हियर, दैट विल बी प्योरली वेजेस एंड सैलरीज। आर वी क्लियर? सो इनकम मेथड निकालते हुए हम लोग ये 5 अलग अलग आइटम्स को एस्टिमेट करने का कोशिश करते हैं, एंड आफ्टर वी फाइंड आउट दिस 5 आइटम्स हम लोग उसको ऐड करते हैं टू गेट एनडीपीएफसी और डोमेस्टिक इनकम। वेजेस एंड सैलरीज को एक और नाम से भी बोला जाता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एंड बाकी सब ठीक है। एक और चीज पे ध्यान देना, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट,
ये तीनों को कंबाइनिंगली ऑपरेटिंग सरप्लस करके बोला जाता है। का कुछ ऑल्टरनेट नेम्स भी है। फैक्टर पेमेंट मेथड, आप लोग उसको पूरे लास्ट में लिख सकते हो। अभी अगर आप इफ यू हैव डन दिस थिंग, आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं। इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज फैक्टर पेमेंट मेथड। या फिर इसका एक और नाम भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। ऑल्टरनेट नाम जानना जरूरी होता है, एग्जाम में पूछ लेगा इनमें से कौन सा मेथड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड है। So whenever you are trying to find out national income using income method, be careful. Interest paid by the government on public debt, interest on consumption loans, जिसके बारे में कुछ देर पहले ही मैं आपको बोल रहा था, interest paid by one firm to another, ये सब चीजों को एक्सक्लूड किया जाता है। पॉइंट नंबर, देखिए ये जो प्रॉफिट हम लिखे ना, फिर प्रॉफिट फिर से तीन टाइप का हो सकता है। प्रॉफिट के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। एक सबसे पहला होता है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा होता है डिविडेंड, तीसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। बुक में बहुत जगह गलती है। और अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम आ चुका है, एनडीपीएफसी आ चुका है, उससे आप लोग एनएनपीएफसी कैसे निकाल सकते हो? फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर दोगे, अननोन को लेफ्ट हैंड साइड में, नोन को राइट हैंड साइड में, प्लस डोमेस्टिक से नेशनल के लिए क्या करना पड़ता है? यस, इज इट क्लियर? एन फीफा को ऐड कर दिया जाता है। एटलीस्ट पेज नंबर 6.18 को खत्म कर देते हैं, ठीक है? इतना सही पार्ट बचा हुआ है। सो अगेन ये सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग को यहीं से क्वेश्चन 1 मार्कर पूछ सकता है। जब कभी आप इनकम मेथड यूज कर रहे हो, कैपिटल गेन्स, विंडफॉल प्रॉफिट, ट्रांसफर इनकम, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, फाइनेंशियल एसेट्स में अगर कुछ भी दे रहे हो, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, ये सबको इंक्लूड नहीं किया जाता। क्वेश्चन यहाँ पे यही बन के आएगा कि इनमें से कौन से आइटम को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो या कौन से आइटम को आप इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है? थोड़ा सा अगर इंट्रोस्पेक्ट कर करके सोचोगे तो ये सारा आपको समझ में आएगा, सर ये सारा फैक्टर इनकम एक प्रकार से नहीं है। फैक्टर इनकम के बारे में ही बात हो रहा है। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? गलती से मिल गया नहीं, वो कैपिटल गेन नहीं होता, ठीक है? अगर आप कहीं पर एक जमीन खरीद रहे हो, आप उसको खरीदे थे 10 लाख रुपए में, आज आप उसको बेच रहे हो फॉर 5 करोड़ रुपीज, ठीक है? तो आपका गेन कितना है? 4 करोड़ 90 लाख का। ये 4 करोड़ 90 लाख को कैपिटल गेन बोला जाता है, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, ठीक है? विंडफॉल गेन ये क्या होता है? लॉटरी, गैम्बलिंग, वो सब में अगर आप जीत गए पैसा, ठीक है? ट्रांसफर इनकम्स, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ठीक है? कोई है बाहर में? अच्छा, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता। फाइनेंशियल एसेट्स, पेमेंट्स, ये सब चीजों को भी इंक्लूड नहीं किया जाता। आर वी क्लियर? लेकिन कुछ भी कमीशंस, ब्रोकरेज या फिर ये सब चीजों को आप इंक्लूड करते हो।